नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, हमने पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लिया था। अब डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने के बाद अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लगाएंगे, जिससे एग्ज़ाम में आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाए। और इन सबको रिवीजन करने के बाद मुझे नहीं लगता आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से कोई भी क्वेश्चन गलत होगा। तो ये हमारी सीरीज है, इसमें हम 25 एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे और उसको फुल एक्सप्लेन करेंगे, जिसके माध्यम से आपकी पूरी की पूरी तैयारी यहाँ पर हो जाए और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। और जो भी आपने वीडियोस अभी तक देख रखे हैं उनका एक तरीके से आपका फुली रिवीजन हो जाए। अगर आपने डिजास्टर मैनेजमेंट को नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार जाकर के प्लेलिस्ट देख लो, वहाँ पर पूरा मैंने बताया है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही बेसिक। भारत में एनडीएमए का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तो ऑप्शन है आपके पास पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। तो बहुत ही आसान है, सब लोग इसका जवाब जानते ही हैं। तो इसका जवाब क्या होगा साथियों? इसका जवाब होगा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा, यहाँ पर ये भी आप लोग याद रखिएगा कि ये जो अधिनियम है पर्यावरण संरक्षण वाला, ये भी महत्वपूर्ण है साथियों। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्योंकि इन्वायरमेंट तो है ही आपके एग्जाम में। तो फिर इसको भी आप लोग देख लेना, ये कब आया है, महत्वपूर्ण है। चलिए, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बताइए आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये भी बहुत आसान है। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया है? 2005 में आया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ याद रखना पेपर में आ सकता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नेशनल के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया है। तो आप बताओगे 2005 में। अच्छा, 2005 में आया तो है, लेकिन कब आया है? तो आप बताओगे दिसंबर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 2005 में तो आया है, लेकिन कब आया है? दिसंबर 2005 में आया है। कोई पूछे इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एकीकृत रणनीति अपनाना। ठीक है, और आपदा पूर्व, आपदा समय और आपदा पश्चात डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करना, ये उद्देश्य था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ, हम लोग जानते हैं। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो अध्यक्ष होता है ये होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और ये एक तरीके का पदेन पद है, एक्स ऑफिशियो पद है। यानी जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो अपने आप एनडीएमए का अध्यक्ष बन जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ही होता है कुछ नीति आयोग के साथ भी, आप लोगों को याद होगा, जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष हो जाएगा। वैसे ही जो भी व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिक एनडीएमए का अध्यक्ष बन जाएगा। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि एनडीएमए में अध्यक्ष तो हो गए पीएम, लेकिन सदस्य कितने होते हैं? तो आप ये भी याद रखना, एनडीएमए में जो सदस्य होते हैं इनकी संख्या होती है 9। तो टोटल 9 इसमें सदस्य होते हैं। इसके अलावा ये भी याद रखना, एनडीएमए का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, हालांकि मैं इसको आपकी क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देखो इसको, तभी इसका फायदा मिलेगा। एनडीआरएफ का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, एनडीआरएफ का गठन धारा 45, धारा 44, 54 और 65। ठीक है, तो इसका जवाब अगर हम देखें कि एनडीएमए का गठन किस धारा के अंतर्गत, एनडीआरएफ का गठन किस धारा के अंतर्गत हुआ है, तो इसका जवाब होगा धारा नंबर 44। याद रखना, एनडीआरएफ का गठन हुआ है धारा नंबर 44 के अंतर्गत। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, एनडीआरएफ में अगर हम देखें तो एनडीआरएफ जो है एक केंद्र स्तरीय संस्था है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं
एनडीआरएफ जो है ये काम करती है सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन, ये भी आप लोगों को याद रखना है एनडीआरएफ के बारे में, ठीक। और अगर हम देखें यहाँ पे तो धारा नंबर 45 क्या है, तो देखो धारा नंबर 44 तो हो गया एनडीआरएफ, ठीक है। धारा नंबर 45 क्या है, तो धारा नंबर 45 है यहाँ पर, तो धारा नंबर 45 भी जो है एनडीआरएफ से ही जुड़ी हुई है, ऐसा कोई विशेष चीज़ नहीं है जो यहाँ आपको बताई जाए, तो इसी से ही जुड़ी हुई है, कुछ खास नहीं है। 44 हमने देख लिया। धारा नंबर 54 आप देख लो, इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 54 क्या है, तो धारा नंबर 54 जो है एनडीएमए एक्ट की, वो हमें बताती है झूठी चेतावनी और अफवाह पर जुर्माना अथवा दंड, ठीक है। अगर आपने आपदा को लेकर के कोई झूठी चेतावनी, झूठी अफवाह फैलाई तो दंड का प्रावधान है धारा नंबर 54 में। धारा नंबर 65 की अगर मैं बात करूं, धारा नंबर 65 क्या है, तो ये है संसाधनों का अधिग्रहण, संसाधनों का अधिग्रहण। ये सब मैंने आपको एनडीएमए एक्ट में पढ़ाया है, आपने नहीं देखा है तो फिर आप लोग जाके देख लो, ठीक है। संसाधनों का अधिग्रहण का मतलब हुआ कि आपदा के समय जो एनडीआरएफ है या जो सरकार है वो आपका घर, आपकी बाइक, आपका कार यूज कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो एनडीएमए, एसडीएमए, ठीक है, ये सब मैं जो है आपको डीडीएमए सब मैं आपको बता चुका हूँ। एसडीएमए की बात करेंगे तो एसडीएमए जो है साथियों, इसका अध्यक्ष कौन होता है? एसडीएमए के अध्यक्ष होते हैं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। जिस राज्य में एसडीएमए बनेगा उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वो एसडीएमए का जो है पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रखना कि इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें सदस्य होते हैं 8। ये महत्वपूर्ण चीज़ें पेपर में आ सकता है। अध्यक्ष तो सबको पता है, सदस्य आपको पता होना चाहिए। और अगर कोई पूछे एसडीएमए का गठन एनडीएमए की किस धारा के अंतर्गत होता है, तो इसका जवाब आप लोग बताओगे धारा नंबर 14। धारा नंबर 14 के अंतर्गत एसडीएमए का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और जिसके सदस्यों की संख्या है, जिसके मेंबर्स होते हैं 8। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 6, आपदा प्रबंध प्राधिकरण डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया है। डीडीएमए की बात करेंगे तो डीडीएमए का जो अध्यक्ष होगा वो होगा संबंधित राज्य का जिलाधिकारी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस जिले का होगा डीडीएमए का अध्यक्ष। और इसमें मेंबर कितने होते हैं? तो 7 इसमें मेंबर होते हैं, याद रखना, ठीक है। और फिर वही बात, इसका गठन एनडीएमए की धारा किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आप बताओगे इसका गठन एनडीएमए की धारा 25 के अंतर्गत किया जाता है, याद रखना, धारा 25। तो धारा 25 के अंतर्गत डीडीएमए का गठन किया जाता है, महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे पूछ रहा है इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन आपके पास है रासायनिक दुर्घटना, परमाणु दुर्घटना, भूकंप और औद्योगिक विस्फोट। इसमें आपसे पूछ रहा है प्राकृतिक आपदा। देखो आपदाएं तो ये सभी हैं, ठीक है, ये सारी की सारी आपदाएं हैं, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक पूछ रहा है तो प्राकृतिक हो जाएगा भूकंप। बाकी देखो रासायनिक दुर्घटनाएं, परमाणु दुर्घटनाएं और औद्योगिक विस्फोट, ये सब कैसी हैं? ये सब जो है मानवीय दुर्घटना, मानवीय आपदा है, ये प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, ये सब मानवीय आपदाएं हैं जिनका कारण इंसान होता है। सुनामी का प्रमुख कारण यहाँ पे पूछ रहा है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन चक्रवात, समुद्र के भीतर भूकंप, बाढ़ अथवा सूखा। तो सुनामी हम लोग जानते ही हैं, सुनामी जो शब्द जापानी भाषा का है जिसका मतलब होता है बड़ी लहर, ठीक है। सुनामी से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है पूरे देश में, मतलब पूरी दुनिया में, वो है जापान। और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ आती है, तो जो हमारा तटीय क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा, जो हमारा तटीय एरिया है भारत का, वहाँ पर हमें सुनामी देखने को सर्वाधिक मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, मैंने इसका पूरा लेक्चर लिया है सुनामी का, जब आपको भूकंप पढ़ाया था उसमें सुनामी भी मैंने बताया था। तो जब समुद्र के भीतर भूकंप आते हैं तब जो है सुनामी देखने को मिलती है, और जब सुनामी आती है तो फिर बाढ़ भी साथ में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसे बोलते हैं डिजास्टर मिटिगेशन। तो देखो डिजास्टर मिटिगेशन, ये मैंने इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर पूरा का पूरा लिया था, आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। आपदा न्यूनीकरण का उद्देश्य मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण अथवा आर्थिक क्षति को कम करना है, इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो इसका जो
सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, राहत देना, हानि को कम करना, पुनर्वास करना, मुआवजा देना। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हानि को कम करना। ठीक है, आपदा के दौरान होने वाली हानि को या उसके विनाशकारी प्रभाव को कम करना ही आपदा न्यूनीकरण का उद्देश्य होता है, चाहे वो मानवीय हानि हो या फिर आर्थिक हानि हो, ठीक है, या फिर सांस्कृतिक हानि हो। इन सभी हानियों को कम करना उद्देश्य होता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, आगे है आपदा प्रबंधन चक्र का पहला चरण कौन सा है। यानी जब आपदा से निपटने के लिए हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बना रखा है, उसमें पहला स्टेज कौन सा है। ऑप्शन है पुनर्वास, प्रतिक्रिया, शमन या राहत। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा शमन यानी मिटिगेशन। मैं आपको आपदा प्रबंधन चक्र यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाए। अब चलिए बात होगी आपदा प्रबंधन चक्र की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लो, पढ़ लो, क्योंकि पेपर में आने के इसके पूरे चांस हैं। ठीक है, अब आपदा प्रबंधन चक्र जो है वो 3 स्तरों पर कार्य करता है। ठीक है, इसके जो स्तर हैं वो हैं 3। ठीक है, कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला स्तर है आपदा पूर्व, यानी आपदा आने से पहले क्या क्या होगा, उसके बाद जब आपदा आ जाएगी तब क्या क्या होगा, और आपदा आने के बाद हम क्या क्या करेंगे। तो देखो, जो पहला चरण होता है वो है आपदा पूर्व। आपदा से पहले आप बहुत सारे काम कर सकते हो जिससे आपदा की रोकथाम हो सके। ठीक है ना, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपदा पूर्व जो चरण होते हैं, ठीक, इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला होता है आपदा तैयारी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम तैयारी रखते हैं पूरी की पूरी। ठीक है, इसके अलावा इसको हम बोलते हैं पी, यानी इसको हम बोलेंगे, इसको पूरे को बोला जाता है पीएमपी। ठीक है, पीएमपी चरण इसे कहते हैं। इसको आप जानना चाहते हो पीएमपी चरण क्या होता है, जाके मेरा वीडियो देख लो, वहाँ मैंने पूरा बताया है। ठीक है, आपदा न्यूनीकरण वाला वीडियो देखना, वहाँ आपको पूरा ही मिल जाएगा। अभी शॉर्ट में यहाँ समझ लो। तो इसको हम बोलते हैं आपदा पूर्व तैयारी में 3 चरण होते हैं पीएमपी। पीएमपी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे आपदा की तैयारी। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम करेंगे आपदा का न्यूनीकरण यानी मिटिगेशन, और फिर होगा आपदा निरोध। ठीक है, तो आपदा आने से पहले हम ये चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपदा को रोकथाम किया जा सके। यानी बेसिक बात यह है कि आपदा आने से पहले आपको बस एक ही महत्वपूर्ण काम करना है, और वो है क्या, कि आपदा आने से पहले आप आपदा की पूरी स्टडी कर लो और पूरी तैयारी कर लो, जिससे कल को जब आपदा आए तो आप आपदा आने से पहले ही तैयार हो। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र बना सकते हो, लोगों को जागरूक कर सकते हो। ठीक है ना, और जो है जीवन रक्षक जो प्रणालियां हैं उनको तैयार कर सकते हो। आपदा आने का कारण, उसका शोध आप कर सकते हो कि आपदा क्यों आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है ना, और दवाइयाँ वगैरह तैयार कर सकते हो। तो ये होता है आपदा आने से पहले। अब जब आपदा आ जाती है, उस समय जब आपदा आ जाती है, तो आपदा जब आ जाती है तो उस समय कोई तैयारी नहीं होती। उस समय पर एक ही काम होता है, वो है लोगों की जान बचाना, जिसे हम कहते हैं कार्रवाई। आपदा आने के बाद एक ही काम होता है कि किस तरीके से लोगों की जान को बचाया जाए, और कोई दूसरा काम नहीं होगा। आपदा जब चल रही होगी उस समय आप आपदा की तैयारी करोगे तो कोई असर नहीं होगा उसका, सीधी सी बात है, बहुत लोग मारे जाएंगे। अब आपदा आ गई, उस समय जो है आप आपदा का जो है उत्पत्ति का कारण पता कर रहे हो, शोध कर रहे हो कि भूकंप क्यों आता है, भूकंप क्यों आया, यहाँ पर बाढ़ क्यों आई, तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। लोग मरते रहेंगे और आप जो है पढ़ाई करते रहेंगे, नहीं। तो ये काम पहले के हैं। जब आपदा आ जाएगी उस समय केवल एक ही काम होगा, लोगों की जान को बचाना। तो उस समय केवल और केवल कार्रवाई होगी जिससे लोगों की जान को बचाया जा सके। और जब आपदा चली जाएगी, तो आपदा जब समाप्त हो जाती है उसके बाद हमारा एक ही काम रहता है, वो है ये कि जो भी गतिविधियां जो रुक गई हैं, जो सेवाएं रुक गई हैं, उनको बहाल करना और लोगों का जनजीवन सामान्य करना, यही हमारा एकमात्र काम रहता है। बाकी फिर इसमें और कोई काम हमारा नहीं रहेगा। इसे कहा जाता है पुनर्बहाली। तो ये 3 चक्र होते हैं जो आपके सामने है, इसको देख लो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ सकता है आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, आपदा आने से पहले की तैयारी को क्या कहते हैं, राहत, पुनर्वास, तैयारी या पुनर्निर्माण। तो इसके लिए जो सही शब्द है वो है क्या, वो है न्यूनीकरण। आपदा न्यूनीकरण इसके लिए सही शब्द है, डिजास्टर मिटिगेशन। ठीक है ना, तो आपदा तैयारी भी इसे कह सकते हैं या न्यूनीकरण भी इसे कहा जा सकता है, जो अभी हमने देखा वही है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया,
जो हमारा आपदा चक्र है उसी से। आपदा के तुरंत बाद किए जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? जब आपदा आ जाती है तो उस समय जो पहला कार्य होता है, जो आपदा आने के तुरंत बाद होता है, वो है प्रतिक्रिया। जब आपदा आ जाएगी, अभी मैंने क्या बताया, तैयारी होगी आपदा आने से पहले, जो भी करनी है कर लो, और जब आपदा आ जाएगी उस समय फिर आपको रेस्पॉन्स देना है, लोगों की जान को बचाना है और कोई दूसरा काम नहीं करना। ठीक है ना? तैयारी, शमन ये पहले के कार्य हैं, प्रतिक्रिया आपदा आने के समय होगी, और पुनर्वास आपदा के बाद होगा, जो अभी हमने आपदा चक्र पढ़ा उसमें। अब देखिए इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी मानव जनित आपदा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसे कर ले जाओगे। ऑप्शन है भूकंप, बाढ़, रासायनिक रिसाव। तो सही जवाब क्या होगा? रासायनिक रिसाव। ठीक है, बेसिक है, ये तो सब लोग कर लेंगे। आगे देखो, बाढ़ की चेतावनी भारत में कौन जारी करता है? ISRO यानी इसरो जिसे हम कहते हैं, केंद्रीय जल आयोग, DRDO या BARC, बार्क जिसे कहा जाता है। तो भारत में बाढ़ की चेतावनी कौन देगा भैया? ये तो आप अकल से भी कर लोगे, है ना। जो केंद्रीय जल आयोग है वो भारत में बाढ़ की चेतावनी जारी करेगा, इसमें कोई किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा अगर और देखें तो एक और चीज़ याद रखना इसमें कि जो CWC है ना, इसके साथ एक संस्था और कार्य करती है जो इससे पहले की है, वो है गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, जो मैं आपको ऑलरेडी जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया होगा बाढ़ वाला तो वहाँ आपको बताया होगा। इसके साथ या इससे पहले भी एक संस्था बन चुकी है 1972 में, जिसे हम कहते हैं गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग। ठीक है, ये जो है बेसिकली गंगा की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एक आयोग है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो है गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष होते हैं, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। कोई पूछे केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जो सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलो, चक्रवात की चेतावनी कौन जारी करेगा? तो चक्रवात की चेतावनी कौन जारी करेगा? ऑप्शन है इसरो, IMD, DRDO, NDRF। तो ऑब्वियस बात है इसकी चेतावनी जारी करेगा IMD यानी इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो चक्रवात की चेतावनी कौन जारी करेगा? चक्रवात की चेतावनी जारी करेगा इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसरो तो हम लोग जानते ही हैं, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और NDRF भी हम लोग जानते हैं, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पे मापी जाती है? तो ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको चैप्टर पढ़ाए हैं पूरे के पूरे। तो इसकी तीव्रता को हम लोग मापते हैं किसमें? रिक्टर पैमाने पे। एक पैमाना और होता है मर्केली स्केल, और एक पैमाना और होता है जो मैंने आपको क्लास में बताया है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ पर है? ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र, ऑप्शन देखिए, नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई। तो इसका सही जवाब होगा हैदराबाद, याद रखना। ठीक, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हैदराबाद। ठीक है, भारत की हम बात करें तो भारत में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में जो भयानक सुनामी आई थी वो बहुत ही इनफेमस है। इसके अलावा अगर कोई पूछे सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर आते हैं सुनामी, तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा सुनामी कहाँ आती है? सबसे ज़्यादा सुनामी आती है पूरी दुनिया में जापान में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये हम लोग मनाते हैं हर साल 13 अक्टूबर को। ठीक है, और आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक कोई पूछे तो ये तो हो गया दिवस, और पूछे इसका कोई दशक, तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 1990 से 1999। ये भी आप लोग याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो,
UNDRR, इसको भी मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप लोग मुझे कमेंट में इसका फुल फॉर्म बताओ, पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है और ये किससे संबंधित है। तो ऑब्वियस बात है, अब तो आप लोग कर ही लोगे इसको। आपदा से संबंधित है, यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण से इसका संबंध है। कमेंट में इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताइए, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, अभी एक इंडियन है, उनका भी नाम मुझे आप बताना। अगला क्वेश्चन है, NIDM का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। NIDM मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये है इसके ऑप्शन, मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल और लखनऊ। इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली, याद रखना। अच्छा, मैंने लेक्चर जब इसका लिया था, तो जब लेक्चर में मैंने NIDM के बारे में बताया था, तो शायद मैंने वहाँ गलती से हैदराबाद बता दिया है, तो उसको जो है आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वहाँ उस समय शायद मैं भूल गया हूँगा। तो NIDM का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है, याद रखना। इसको अगर हैदराबाद आप लोगों ने नोट्स में लिखा है तो उसे करेक्ट करके आप न्यू दिल्ली कर लीजिएगा, ठीक है। ये याद रखना, इसको करेक्ट कर लेना अच्छे से। ये देखो, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 का संबंध किससे है, धारा 54। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको सारी की सारी धाराएं बताई थी। तो धारा 54 का संबंध किससे है, झूठी चेतावनी अथवा अफवाह फैलाने पे दंड का प्रावधान, ठीक है। अगर आप झूठी चेतावनी अफवाह फैलाओगे तो आपको दंडित किया जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। NDRF का गठन किसमें है, तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, NDRF का गठन है धारा नंबर 44 में, ठीक। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा नंबर 65 का संबंध किससे है, तो ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था। धारा नंबर 65 का संबंध है संसाधनों का अधिग्रहण करने से। आपदा के समय आपके संसाधनों को सरकार इस्तेमाल कर सकती है। दंड की हम बात करेंगे, स्पेशल दंड की, तो दंड का उल्लेख है धारा नंबर 51 में, ठीक है। यानी अगर आपदा के समय आपने सरकारी काम में रोक लगाई, बाधा पहुंचाई, तो आपको जुर्माना और 2 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। तो दंड का उल्लेख 51 में है, ठीक है। लेकिन अगर झूठी चेतावनी के लिए अगर आपने या लोगों को जो है अफवाह फैलाई, तो फिर आपको यहाँ पर धारा 54 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कितने अध्याय हैं, तो सब लोग जानते हैं 2005 में कितने अध्याय हैं, तो अध्याय हैं इसमें टोटल 11। और कोई पूछे धारा कितनी है इसमें, तो धारा है 79। फिर से आ गया, कितनी धाराएं हैं, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कितनी धाराएं हैं, 79। और ये देख लो आप लोग, भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च नीति निर्धारण निकाय कौन सा है। NDRF, NIDM, NDMA, CWC। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDRF एक फोर्स है, NIDM क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसकी है सेंट्रल वाटर कमीशन, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो बाढ़ की चेतावनी देता है। तो ये हुए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस PDF को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसमें क्वेश्चन आंसर सब दिए हुए हैं जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।